स्वागत है आप लोगों का हमारे बीएमपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे क्लास 11 का दूसरा लेक्चर होगा और क्लास 11 में हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि पहला यूनिट का पहला ही चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है जीव जगत लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले क्लास में बच्चे हम लोग पिछला रिवीजन कर दे रहे हैं, क्या सीखे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सीखा था जीव विज्ञान क्या है, इसकी डेफिनेशन बताया गया था। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं बताई गई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन दोनों का भी डेफिनेशन बताया गया था। उसके बाद बताया गया था जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही थे। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक जो थे वो थियोफ्रेस्टस थे, इसके बारे में चर्चा किया गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड है, सबसे पहले जीव होता क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि इस पृथ्वी पर 2 ही तरह के जीव पाए जाते हैं, एक तो सजीव, दूसरा निर्जीव। जैसे कि हम लोग सजीव हैं, ये बेंच, चाक, ये बोर्ड, ये फैन, यहाँ पर पड़े हुए ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। तो एनसीईआरटी में पहले दिया था, अब शायद हट गया है, हमने देखा नई बुक में अब शायद हट गया है, लेकिन जानना सीखना तो पड़ेगा सजीव निर्जीव में अंतर क्या है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण जो होते हैं जो सजीवों में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं जो सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाए जा सकते थे। तो उस दिन हम लोगों ने उसी विशिष्ट और सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा किया था। लेक्चर 1 में हमारा जो हुआ था, लेक्चर 1 में बताया गया था, वो पिछला रिवीजन कर ही दे रहे हैं। लेक्चर 1 में सबसे पहला जो सामान्य लक्षण बताया गया था वो बताया गया था कि किसी भी जीव में कोशिकाओं का पाया जाना उसका विशिष्ट लक्षण होता है। जैसे कि जिन जीवों में कोशिका होगी वो जीव सजीव होंगे, जो निर्जीव होते हैं उसमें कोशिका नहीं पाई जाती, पाई भी जाती है तो मृत कोशिका होती है, यानी जीवित कोशिकाओं का पाया जाना ही सजीव का विशिष्ट लक्षण होता है। उसके बाद जो दूसरा बताया गया था वो बताया गया था दूसरा लक्षण प्रजनन। जो सजीव होते हैं, सजीव में प्रजनन का पाया जाना उनका विशिष्ट लक्षण होता है, और जो निर्जीव होते हैं उसमें प्रजनन नहीं पाया जाता। प्रजनन वो प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान किसी नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, क्षमता होती है, प्रजनन कहलाती है। उसके बाद तीसरा जो लक्षण बताया गया था, यानी कि प्रजनन किसी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं होता, ये सामान्य लक्षण है। फिर उसके बाद अगला जो बताया गया था वो बताया गया था वृद्धि। कहीं न कहीं वृद्धि भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं था, ये वृद्धि निर्जीव में भी देखी जा सकती है। जैसे कि उस दिन हमने बताया था कि रेगिस्तान स्थानों पर किस तरह से टीला जो है, कोई छोटा सा टीला कभी एक समय ऐसा आता है तेज हवा के कारण बड़ा हो जाता है, या बड़ा टीला जो होता है छोटा हो जाता है, यानी कि कहीं न कहीं जो मिट्टी है, मिट्टी का जो ढेर है वो कहीं न कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि वृद्धि केवल सजीवों में हो, निर्जीव में भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला जो लक्षण बताया गया था वो बताया गया था कि संवेदना और अनुकूलन, संवेदना तथा अनुकूलन। संवेदना क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया गया था कि किसी भी बाह्य वातावरण में कोई नया परिवर्तन, हमारे शरीर के बाह्य वातावरण में कोई नया परिवर्तन होने पर हमारे शरीर में आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं वो संवेदना कहलाते हैं, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे शरीर में कोई नया परिवर्तन आए, उसके प्रति हम लोग कोई कार्य करें, वो प्रक्रिया जो थी अनुकूलन कहलाती थी। ये संवेदना और अनुकूलन किसी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद एक लास्ट लक्षण बताया गया था, उस दिन के क्लास में जो लास्ट लक्षण बताया गया था वो बताया गया था जैव रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि सजीवों की कोशिकाओं के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण सजीव जो होते हैं एक्टिव होते हैं। जैसे कि हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी कोशिकाओं में कहीं न कहीं जैव रासायनिक अभिक्रिया, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया घटित हो रही है, इसके कारण हम लोग प्रक्रिया कर पा रहे हैं, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद एक दो लक्षण और भी दिए गए हैं। एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में गति। जो गति होता है, गति भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये सामान्य लक्षण है, यानी कि जरूरी नहीं है गति केवल सजीवों में है, कुछ निर्जीवों में भी गति हो सकता है। जैसे निर्जीव मान लीजिए कोई किसी माध्यम के कारण कोई निर्जीव यहाँ है, यहाँ से कुछ समय के बाद दूसरा स्थान उसका चेंज हो गया, सपोज हवा के माध्यम से ये वस्तु यहाँ से वहाँ चली गई, कागज पड़ा हुआ है निर्जीव, हवा के माध्यम से कागज यहाँ से वहाँ चला गया, यानी कि गति तो कागज में भी हुआ, वो माध्यम से हुआ, वो अलग बात है, यानी कि जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये बताया गया। उसके बाद सुनिएगा बच्चों, उसके बाद आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस जीव जगत में जीवों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण से पहले हम लोग एक सीखते हैं वर्गीकी क्या होता है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है?
वर्गीकी क्या होता है? वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव का पहचान किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने के बाद उस जीव का क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकी के अंतर्गत 3 चीजों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, यानी कि वर्गीकी जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी नए जीव का पहचान करेंगे, फिर उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। इस वर्गीकरण शब्द का यूज, यानी इस वर्गीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उसके बाद आते हैं वर्गीकी पर। वर्गीकी की खोज, यानी वर्गीकी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कैरोलस लीनियस। कार्ल लीनियस दिया हुआ है बुक में, कार्ल लीनियस यानी कि वही कैरोलस लीनियस। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्गीकी टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी नए जीव का खोज किया जाता है, पहचान किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इन समस्त चीजों का अध्ययन जो है किसी वर्गीकी, यानी कि जीव विज्ञान की शाखा वर्गीकी के अंतर्गत, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है ये वर्गीकरण या वर्गीकी आया क्यों, वर्गीकरण क्यों किया गया जीवों का। इस समस्त पृथ्वी पर सजीवों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लगभग बताया गया, एनसीईआरटी में जो डाटा दिया है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन, इतने मिलियन जाति पृथ्वी पर खोजे जा चुके थे। इतने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, इतने मिलियन प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, इतने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। ऐसे लाख में देखिए बच्चों, तो जो 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है, 1 मिलियन जो होता है, 1.8 को देखते हैं, 1 मिलियन जो होता है 10⁶ लाख के बराबर होता है, 10⁶ लाख के बराबर होता है। और ये 10⁶ लाख का मतलब होता है कितने लाख के बराबर होता है, सॉरी 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। ऐसे डाटा मिलियन के डाटा करें तो ये 1 मिलियन होता है 10⁶ के बराबर होता है, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है ये। तो यहाँ पर ये 18 लाख, लगभग 18 लाख, 17 से 18 लाख प्रजातियां जीवों की पाई जाती है इस पृथ्वी पर। इतने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, प्रजाति पाई जाती है समस्त पृथ्वी पर। तो थोड़ा सा इतने लाख प्रजातियों के, मतलब 17 से 18 लाख प्रकार के जातियों की अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकी को लाया, टैक्सोनॉमी को लाया और बताया कि इसके अंतर्गत किसी भी नए जीव का पहचान किया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ये क्लासिफिकेशन किया क्यों गया, वर्गीकरण किया क्यों गया? वर्गीकरण इसलिए किया गया कि समस्त इतने अत्यधिक जीव होने के कारण जीवों की पहचान सरलता पूर्वक किया जा सके। एक तो ये रीजन था वर्गीकरण करने का, और दूसरा ये रीजन था कि किसी भी जीव को पहचान करने में आसानी हो, ये रीजन था। और तीसरा ये रीजन था किसी भी जीव जो है किस जाति का है या फिर किस जगत का है, उस जीव का लेवल पता चले, उसके लेवल को पता लगाने के लिए जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। तो ये, और दूसरा एक रीजन ये भी था जीव का आसानी से अध्ययन कर लिया जाए, ये भी कारण था जीव का वर्गीकरण करने के लिए समस्त पृथ्वी पर जो भी जीव थे। तो सुनिएगा बच्चों, उसके बाद ये आप लोग आई होप लिख चुके होंगे, लिख लीजिए, जो भी सही लगे लिख लीजिए। वैसे नोट्स लास्ट चैप्टर के लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा पीडीएफ बना करके। तो सुनिएगा बच्चों, इस वर्गीकरण के अंतर्गत किसी भी जीव को पहचान किया जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, मेढक है, मेढक ले लेते हैं हम लोग और मनुष्य के बारे में लेते हैं। मनुष्य स्तनधारी, मनुष्य को स्तनधारी के लिए स्तनधारी,
स्तनधारी है और कोई ये जीव जंतु जो है ये सपोज सरीसृप है, बेटे जो होता है सरीसृप है। किसी सरीसृप और स्तनधारी की पहचान करना है तो उसमें कुछ बाहरी लक्षण को देख करके उनको पहचाना जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई स्तनधारी किसी कोई जीव है और उस जीव में स्तन ग्रंथि पाई जा रही है, स्तन ग्रंथि पाई जा रही है, तो जिन जीव में स्तन ग्रंथि पाई जाती है ऐसे बाहर लक्षणों को देख करके उस जीव को स्तनधारी कैटेगरी में रख दिया गया। स्तन में मेरी ग्लैंड जिसमें पाई जाएगी वो जीव जंतु कार्डेटा में रखे जाएंगे, स्तनधारी में रखे जाएंगे। और दूसरा जो है स्तनधारियों का जो लक्षण होता है इसमें मेरुरज्जु और मेरुदंड का पाया जाना, मेरुरज्जु और मेरुदंड का पाया जाना, मेरुदंड का पाया जाना, मेरुदंड की उपस्थिति या पाया जाना। तो जिन जंतुओं में मेरुरज्जु या मेरुदंड पाया जाएगा ऐसे जीव जंतु जो होंगे स्तनधारी की कैटेगरी में रखे जाएंगे। उसके बाद बताया गया कि जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं ऐसे जीव जंतु जो होते हैं विविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चे देने वाले जो जीव होंगे, बच्चे देने वाले जो जीव होंगे। इस एक्सेप्शनली का जीव ऐसे भी है स्तनधारी में जो बच्चे नहीं देते, अंडे देते हैं, तो बच्चे देने वाले जो जीव होंगे वो स्तनधारी में रखे जाएंगे। इसी तरह से सरीसृप में कुछ बाह्य लक्षणों को देख करके सरीसृप कैटेगराइज किया गया। जैसे सरीसृप जो जीव होंगे वो रेंगने वाले जीव होंगे, रेंगने वाले जितने जीव होंगे, रेंगने वाले जो जीव होंगे वो सरीसृप की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और सरीसृप वर्ग जो बताया गया इन वर्ग के जंतुओं में स्तन ग्रंथियां अनुपस्थित होंगी, स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाएंगी, स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाएगी। और मेरुरज्जु भी नहीं पाया जाएगा, मेरुदंड अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि कुछ पहचान कैसे करेंगे, किसी भी जीव का पहचान कैसे करेंगे, पहचान करने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों का अवलोकन करके जीव का पहचान करेंगे और उस जीव को कई कैटेगराइज में यानी कई वर्गों में बांट दिया गया। अब वर्गीकरण का क्या लेवल था, कैसे कैसे क्या वर्गीकरण बनाया गया, किस लेवल पर, पहले किसी भी जीव की जगत लिखा जाएगा, संघ लिखा जाएगा, वर्ग लिखा जाएगा, जाति कैसे क्या लिखा जाएगा, ये हम लोग क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहां लाएंगे। तो यहाँ पर पहले ये सीखिएगा कि पहचान, जीव का पहचान जो होता है किसी भी सजीव का बाह्य लक्षण का अवलोकन करके उस जीव का पहचान किया जा सकता है। एक तो बात ये रही पहचान करने में, और दूसरी बात आते हैं बच्चों नामकरण करने में। नामकरण कैसे क्या होगा थोड़ा सा ये सीख लेते हैं। नामकरण की कई पद्धतियां होती हैं, यानी कि जो किसी भी जीव का नाम देने की जो पद्धति, नाम देने की जो नियम बनाए गए उसको नामकरण पद्धति कहा जाएगा। जैसे सपोज यहाँ मनुष्य जो है, मनुष्य जाति के जो लोग हैं, मनुष्यों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस आप चाहे जहाँ जिस देश में जाकर के बोलिए, लोग पहचान जाएंगे अच्छा ये मनुष्य जाति की बात हो रही। अब आप कहीं दूसरे देश में चले जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो मनुष्य कहेंगे तो पता लगा पहचान ही नहीं पा रहा है मनुष्य जाति किसको कहा जा रहा है किसको नहीं। अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सपोज हमारे यहाँ प्याज को प्याज कहा जाता है, लेकिन अलग क्षेत्र में सुनेंगे तो प्याज को कांदा कहा जाता है। इसलिए ये यानी कि एक ही चीज को, एक ही जीव का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने नामकरण की पद्धति को अपनाई। किसी भी जीव का नामकरण कोई एक संस्था देगी, जो संस्था नाम देगी उसी नाम से पूरे विश्व में वो जीव जाना जाएगा। जैसे मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, इसी तरह से मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसन सैटिवा, आम का मेजिफेरा इंडिका, ये सब वैज्ञानिक नाम होते हैं। अब इन सब नाम से आम को, मनुष्य को या फिर मटर को कह लीजिए पूरा विश्व जानेगा। तो ये जो नाम देने की पद्धति अपनाई गई, इस पद्धति को लाने वाले अलग अलग वैज्ञानिक थे। नाम देने की एक नाम पद्धति आई, द्विनाम पद्धति आई, बहुनाम पद्धति आई। आपके यहाँ जो 11th में पढ़ना है वो द्विनाम पद्धति पढ़ना है, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति पढ़ना है, नामकरण की द्विनाम पद्धति। और ये नामकरण जो होती है पर्टिकुलर कोई संस्था बनाई गई है, संस्थाएं ये नामकरण देती हैं। जैसे एक संस्था का नाम लिख रहे हैं IBCL और IBZN, इसका नाम है इंटरनेशनल, सॉरी ICBN, ICZN, थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे। इसका नाम होता है इंटरनेशनल
बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था ICBN की जो संस्था थी, इस संस्था के अंतर्गत जितने पादप नए पादप खोजे जाएंगे उन पादपों का नामकरण ये संस्था देगी, ICBN संस्था देगी। इसी तरह से ICNZDN संस्था जो थी, ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये ICNZDN संस्था जो होगी, नए जीवों की खोज हो रही है तो उन जीवों के नामकरण, नाम देने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी नाम जो दिया जाएगा, नाम वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, उस वैज्ञानिक नाम को देने के लिए ये संस्था कार्य करेगी। यानी कि जीवों का नाम, वैज्ञानिक नाम जो है, ये सब संस्थाएं देती हैं, अलग अलग संस्था बनाई गई। तो ICBN संस्था होगी जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था किसी नए खोजे गए पादप का नामकरण देगी, यानी नाम देगी। इसी तरह से ICNZDN संस्था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो नामक संस्था है, वो संस्था जो है नए खोजे गए जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम देने की इनकी जिम्मेदारी होती है। तो अलग अलग संस्थाएं जो होती हैं, अलग अलग नाम देती है। अब ये संस्थाएं जो नए जीव पादप खोजे जाएंगे, जो नाम दिए जाएंगे, उसी नाम से वो जीव पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो नामकरण की पद्धति, जो द्विनाम पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देने के लिए कुछ रूल बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। जैसे किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने का क्या नियम होता है, वो सीखते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार। छाप लीजिएगा इसको। द्विनाम पद्धति के अनुसार जो वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति के अनुसार जीव का वैज्ञानिक नाम दिए जाने का, वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम बताए गए। इसमें बताया गया किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो होगा, दो शब्दों से मिलकर के बना होगा। एक तो उसकी वंश से, दूसरा उसकी जाति से। जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला जो शब्द होगा उसके वंश को प्रदर्शित करेगा और दूसरा जो शब्द होगा वो उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। यानी कि वंश और जाति मिलकर के किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा। और जो दूसरा क्या नियम बनाया गया किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने का, दूसरा जो नियम बताया गया वो बताया गया किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम में जो वंश होता है, वंश का, यानी वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है। और जाति का छोटा, जाति का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। अभी मैं वैज्ञानिक नाम लिख करके दिखा रही हूँ कैसे, क्या जाति का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। और अगला जो बताया गया बच्चों, जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन शब्दों में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन शब्दों में लिखा जाता है। लैटिन शब्दों में लिखना चाहिए, लैटिन शब्दों में लिखना चाहिए। अगर लैटिन शब्दों में नहीं लिख रहे हैं आप, तो लैटिन शब्दों में नहीं लिख रहे हैं तो जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए, तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए।
रेखांकित करके लिखना होगा। जैसे मनुष्य का मान लीजिए वैज्ञानिक नाम जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इसका जो ये होमो शब्द है इस जाति के वंश को प्रदर्शित कर रहा है और सेपियंस शब्द है इस मनुष्य के जाति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी वंश और जाति मिलकर के वैज्ञानिक नाम बने द्विनाम पद्धति के अनुसार। यानी कि होमो इसके वंश को प्रदर्शित कर रहा है और सेपियंस जो है इसके जाति को प्रदर्शित कर रहा है। और लैटिन शब्दों में हमेशा लिखा जाएगा, लैटिन शब्दों से ये वैज्ञानिक नाम मिलकर के बना है। तिरछे अक्षरों में लिखना होगा। अगर आप तिरछे अक्षरों में नहीं लिख पा रहे हैं तो हमेशा अंडरलाइन करके लिखिए। वैज्ञानिक नाम को हमेशा अंडरलाइन करके लिखा जाता है। यहाँ पर वंश का पहला लेटर जो था वो कैपिटल लेटर है और जाति का जो पहला लेटर है स्मॉल लेटर है। तो ये है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। इसी तरह से मटर का वैज्ञानिक नाम मैं लिख दे रही हूँ पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह से बच्चों ध्यान दीजिएगा, द्विनाम पद्धति की बात यानी कि जो नामकरण की पद्धतियां बताई गई ये थी नामकरण की पद्धतियां किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए। इसी तरह से आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो कुछ डाटा दिए गए हैं, कुछ जीव का नाम दिया है और उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इसी तरह से आज का लेक्चर यही तक। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्गीकरण की क्या, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय क्या उसका लेवल बताया गया, किस लेवल पर वर्गीकरण किया गया, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, किस लेवल पर किस आधार पर वर्गीकरण किया गया जीव का। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसी के साथ हम अपने क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू।